नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। यूपी लोक सेवा आयोग की आरओ पर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामला अब तूल पकड़ने लगा है। अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। इससे पहले पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर बवाल चल रहा था। हालांकि राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में है तो वो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। पहले पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का मुद्दा उठाया तो योगी ने परीक्षा रद्द कर दी और बाकी इंडिया गठबंधन का विपक्ष भी पेपर लीक के मुद्दे को उठा रहा है। इस बीच मायावती भी इंडिया के साथ आई हैं और सुर में सुर मिलाए हैं। मायावती ने कहा है कि यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने से संबंधित परीक्षा का रद्द होना अति गंभीर एवं चिंतनीय है। इससे राज्य व सरकार की बड़ी बदनामी के साथ ही युवाओं व बेरोजगारों का भविष्य खराब होकर उनका जीवन दांव पर लग जाता है। यूपी आखिर कब पेपर लीक मुक्त प्रदेश होगा, सरकार इस ओर ध्यान दे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई ने देश में चुनावों से कुछ हफ्ते पहले केरल की 4 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। 4 उम्मीदवारों में से एक वायनाड से भी उम्मीदवार घोषित किया गया है। इसमें वायनाड से प्रत्याशी एनी राजा को उतारा गया है। बता दें कि इस सीट पर राहुल गांधी सांसद हैं और उन्होंने पिछले चुनाव में यहां से बड़ी जीत दर्ज की थी। खास बात यह है कि एनी राजा डी राजा की पत्नी हैं और ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि पार्टी उन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट दे सकती है, लेकिन अब इन कयासों पर पार्टी की आधिकारिक मुहर भी लग गई है। बता दें कि सीपीएम के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत तो हुई थी, लेकिन फिर सीट बंटवारे को लेकर फंसे पेच के चलते अंत में गठबंधन की सारी संभावनाएं खत्म हो गई। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि इंडिया ब्लॉक की एकता के लिए झटका है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि पंजाब और केरल में इंडिया ने गठबंधन ना करने का फैसला किया है, क्योंकि यहां ऐसा नहीं करेंगे तो बीजेपी को मौका मिलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा है कि पीएम मोदी हमेशा कांग्रेस पार्टी पर हमलावर रहते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी देश में कमजोर है तो आप हमारे विधायकों और सांसदों पर हमला क्यों कर रहे हैं, खरीद क्यों कर रहे हैं, आप हमारे लोगों को सलाखों के पीछे क्यों डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीरो मैन देश पर शासन कर रहा है, वो एक तानाशाह की तरह है और हमारा कर्तव्य है कि हम एकजुट रहें और फांसीबाजी ताकतों को हटाएं, तभी हमारा लोकतंत्र, संविधान, जनता और मौलिक अधिकार बचेंगे। उन्होंने कहा कि वो हमेशा राहुल गांधी जी पर हमला करते हैं और इंदिरा गांधी जी को लगातार आलोचना करते हैं। क्यों? क्योंकि वो राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और कांग्रेस से डरते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहा हूं। क्या पीएम मोदी अपने घर से लेकर आए हैं? उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून, मनरेगा जैसा कानून कांग्रेस की सरकार लेकर आई थी। मोदी जी हर जगह कहते हैं हमने सड़क बनाई, हमने पोर्ट एयरपोर्ट बनाए। उन्होंने कहा कि जब आप पैदा नहीं हुए थे तब नेहरू जी ने देश में स्कूल, बांध और पीएसयूज बनाए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को ईडी के 7वें समन पर भी केंद्रीय एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। इसके साथ ही केजरीवाल ने कहा है कि ईडी जब कोर्ट गई है तो ईडी और केंद्र सरकार कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। एक तरफ ईडी कोर्ट जा रही है और दूसरी तरफ समन भेजे जा रहे हैं। क्या ईडी और केंद्र सरकार को कोर्ट पर भरोसा नहीं है? केजरीवाल ने कहा कि इनका मकसद है किसी तरह इंडिया अलायंस से गठबंधन तोड़ देने। आज किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। इस दौरान बीकेयू नेता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली जाने वाले रास्तों पर ट्रैक्टर खड़े कर किसान हक मांगेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से किसान खड़े होंगे, एक तरफ से वाहन चलते रहेंगे। भाकियू प्रवक्ता ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने देश भर में विरोध प्रदर्शन का यह तरीका निकाला है। भाकियू ने तहसील और ब्लॉक स्तर पर इसकी रणनीति तैयार की है। ब्लॉक और गांव की सीमा में किसान खड़े होंगे। हालांकि उन्होंने साफ किया कि वो दिल्ली नहीं जाएंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि उनकी सरकार मुख्य द्वार से यानी फ्रंट डोर से समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लाएगी। साथ ही कहा कि यूसीसी का संबंध प्रथाओं और परंपराओं से नहीं है। असम बुराइयों की रोकथाम प्रथा विधेयक 2024 पर चर्चा का जवाब देते हुए शर्मा ने दावा किया कि सरकार केवल दुर्भावनापूर्ण इरादे से व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली प्रथाओं पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रही है। सदन में विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया ने सवाल किया कि क्या ये प्रस्तावित कानून पिछले दरवाजे से यूसीसी लगाने की रणनीति है। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, हम यूसीसी लाएंगे और हम इसे फ्रंट डोर से लाएंगे। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास तहखाने में पूजा जारी रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को यह फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष की ओर से इस बारे में याचिका दाखिल की गई थी। अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। फैसला सुनाते हुए जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा
केस से जुड़े सारे रिकॉर्ड्स और संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट जिला जज के सुनाए फैसले पर रोक लगाने की कोई वजह नहीं है। मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे मनोज जारंगे पाटिल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने मनोज जारंगे पाटिल के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मनोज जारंगे पाटिल के खिलाफ बीड जिले में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने उनके समर्थकों द्वारा बिना अनुमति के प्रदर्शन करने और महाराष्ट्र के बीड जिले में 2 अलग अलग स्थानों पर सड़कों को अवरुद्ध करने के बाद 2 मामलों में मामला दर्ज किया है। बता दें, इससे पहले मनोज जारंगे पाटिल ने डिप्टी सीएम फडणवीस पर साजिश करने का आरोप लगाया था और कहा था वो मुझे मारना भी चाहते हैं। मराठा कोटा नेता मनोज जारंगे पाटिल के नेतृत्व में मराठा आरक्षण आंदोलन फिर जोर पकड़ रहा है। सोमवार को महाराष्ट्र के जालना, छत्रपति संभाजीनगर और बीड जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया। इन जिलों में इंटरनेट पर फिलहाल पाबंदी लगा दी गई है। अधिकारियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित अफवाहों से संभावित अशांति पर चिंता जताई है। एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि मराठा प्रदर्शनकारियों ने अंबाद तालुका के तीर्थपुरी शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर राज्य परिवहन की एक बस में आग लगा दी। इसके बाद महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम ने अगली सूचना तक जालना में बसों का संचालन बंद कर दिया है। जारंगे के आक्रामक रुख और उनके भाषणों पर अपशब्द के इस्तेमाल पर एकनाथ शिंदे ने कहा कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने कहा कि एक साजिश चल रही है और इसे जल्द ही उजागर किया जाएगा। सीएम ने कहा कि पहले मैं मानता था कि जारंगे मराठा समुदाय के लिए लड़ने वाला एक सच्चा व्यक्ति है, लेकिन आज उनकी ओर से कहे गए शब्द राज्य की राजनीतिक संस्कृति से मेल नहीं खाते। मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई उसे ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने के लिए उकसा रहा है। शिंदे ने कहा कि जो लोग सरकार के खिलाफ बार बार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें हमारे धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। उन्हें कानून व्यवस्था की समस्या पैदा नहीं करनी चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि जारंगे का भाषण आमतौर पर शरद पवार और उद्धव ठाकरे की ओर से इस्तेमाल की जाने वाली स्क्रिप्ट जैसा क्यों दिखता है। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में अदला बदली का दौर जारी है और कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद अब अरुणाचल प्रदेश में भी कांग्रेस को झटका लगा है। कांग्रेस विधायक निन्नोंग एरिंग और वांगलिंग डोमांगडोंग पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा नेशनल पीपुल्स पार्टी के मुच्चू मिथी और गोकर बसर भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस लगातार दल बदल से परेशान है। जहां महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री तक पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं, तो वहीं अब झारखंड के सिंहभूमि से पार्टी सांसद और झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा भी आज बीजेपी में शामिल हो गई। उन्हें भाजपा के प्रदेश प्रमुख बाबूलाल मरांडी की उपस्थिति में भाजपा ज्वाइन की। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि वो प्रदेश में कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए गठबंधन से नाखुश हैं। टीएमसी के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष ने 26 फरवरी को कहा कि इस संदेश खली में यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपी पार्टी के कद्दावर नेता शाहजहां शेख को 7 दिनों में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। टीएमसी नेता का ये बयान कलकत्ता हाईकोर्ट के ये कहने के बाद आया है कि शाहजहां की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपों के मुख्य आरोपी शेख शाहजहां को संदेश खाली से गिरफ्तार करने पर कोई रोक नहीं है। बंगाल पुलिस उन्हें गिरफ्तार करे। अदालत ने कहा, हम स्पष्ट करते हैं कि किसी भी कार्रवाई में गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है। उनके खिलाफ FIR दर्ज है और उन्हें आरोपी के रूप में नामजद किया गया है। जाहिर तौर पर उन्हें गिरफ्तार करने की जरूरत है। अदालत को सोमवार को यह स्पष्टीकरण तब देना पड़ा जब तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने रविवार रात एक अजीबोगरीब बयान दिया था। अभिषेक ने कहा कि बंगाल सरकार शाहजहां को गिरफ्तार करने में असमर्थ है क्योंकि अदालत ने पुलिस के हाथ बांध दिए हैं। राज्य विधानसभा में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा इनेलो प्रमुख नफे सिंह राठी हत्याकांड की जांच CBI से कराई जाएगी। इस हत्याकांड के आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सोमवार को विधानसभा में आश्वासन दिया कि इनेलो की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या की जांच CBI को सौंपी जाएगी। हरियाणा पुलिस ने रविवार को इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या के मामले में बहादुरगढ़ के पूर्व भाजपा विधायक नरेश कौशिक सहित 12 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। कौशिक के अलावा जो आरोपी हैं उनमें भी कई जनप्रतिनिधि रहे। बता दें, नफे सिंह राठी को रविवार को बहादुरगढ़ में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनके एक सहयोगी की भी मौत हो गई थी। ये घटना झज्जर जिले में हुई। इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो के महासचिव अभय सिंह चौटाला ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या के लिए हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि राठी ने
पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन सुरक्षा नहीं दी गई। मीडिया से बात करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि इस हत्या के लिए पूर्ण रूप से हरियाणा सरकार जिम्मेदार है। आज से 6 महीने पहले राठी साहब ने मुझे बताया था कि उन्हें खुद पुलिस को बताया है कि उन्हें खतरा है, उन पर कभी भी हमला हो सकता है। मैंने तुरंत झज्जर के एसपी से बात की और इस बात के लिए आगाह किया कि आपके पुलिस के लोगों ने राठी साहब को इस जानकारी दी है कि आप उन्हें सुरक्षा मुहैया कराएं। उन्होंने कहा कि नफे राठी ने पुलिस, मुख्यमंत्री और राज्य के गृह मंत्री को भी चिट्ठी लिखी और सीआईडी के प्रमुख को भी चिट्ठी लिखकर सुरक्षा की मांग की थी। इसके बावजूद उन्हें किसी प्रकार की सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई और उन लोगों को सुरक्षा देते रहे तो इस धमकी में शामिल थे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। यूपी में 10 सीटों पर 11 उम्मीदवारों के उतरने से मुकाबला बेहद रोचक हो गया है और सबकी नजर राज्यसभा चुनाव पर टिकी हुई है। 10वीं सीट के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। वोटिंग से पहले भाजपा और सपा दोनों पार्टियां छोटे दलों को अपनी तरफ खींचने में लगी हुई हैं। इस सबके बीच कुंडा से विधायक और जनता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया ने बड़ा बयान दिया है। राज्यसभा चुनाव से पहले राजा भैया ने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी के साथ खड़े हैं। चुनाव से पहले लोक भवन पहुंचे राजा भैया ने कहा कि उनके दोनों विधायक बीजेपी के प्रत्याशी को वोट करेंगे। इसके चलते बीजेपी के सभी 8 प्रत्याशियों की जीत तय मानी जा रही है। बता दें कि इससे पहले सपा और भाजपा दोनों पार्टियों के नेताओं ने राजा भैया के घर जाकर उनसे मुलाकात की थी और अपने समर्थन में वोट करने की अपील की थी। घरेलू उपभोग व्यय सर्वे साल 2022-23 की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके आधार पर नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने कहा है कि देश में गरीबी घटकर 5% हो गई है। उनके इस बयान पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा है कि सरकार लोगों के बीच भ्रम फैला रही है। गरीब और गरीब हुए हैं और अमीर हुए हैं। सचिन पायलट ने यह भी कहा कि गरीब और अमीरों के बीच की खाई बढ़ गई है। यहाँ तक कि मध्यम वर्गीय लोगों को भी अपना जीवन यापन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बेरोजगारी अपने उच्चतम स्तर पर है। डेटा को तोड़ मरोड़ कर पेश करना और ये कहना कि गरीबी केवल 5% है, ये गलत है। ये देश की सच्चाई नहीं है। आपको देश के अलग अलग हिस्सों में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि लोग किस हालत में रह रहे हैं। किसान हों या मजदूर हों, सभी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। चुनाव से पहले सरकार लोगों के लिए एक रंगीन तस्वीर पेश कर रही है जो सच्चाई से कोसों दूर है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि उनका लक्ष्य एक ऐसा समाज बनाना है जहां सरकार का हस्तक्षेप कम से कम हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार को हमेशा गरीबों के लिए रहना चाहिए। हमें एक ऐसा समाज बनाना होगा जिसमें सरकार का हस्तक्षेप कम से कम हो। मैं विशेष रूप से मध्यम वर्ग के जीवन में हस्तक्षेप को नापसंद करता हूं। भारत टैक्स 2024 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वह पिछले 10 वर्षों से न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप वाला समाज बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और अगले 5 वर्षों में भी ऐसा करना जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस MB लोकुर ने अदालत को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि आज धारणा यह है कि अगर मामला किसी विशेष बेंच के सामने जाता है तो नतीजा ये होने वाला है, ये कहा जाता है। उन्होंने कहा कि आपके पास उमर खालिद द्वारा जमानत मांगने का मामला था। अंततः वकील ने कहा हम मामला वापस लेना चाहते हैं क्योंकि वो जानते थे कि नतीजा क्या होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस कुरियन जोसेफ ने कहा कि चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया लोकतंत्र, संविधान और सच्चाई की रक्षा करने में विफल रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ डिजिटल मीडिया को छोड़कर कोई भी निडर और स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं है। उन्होंने कहा कि आज देश में जिस तरह से फेफड़ों को कुचल दिया जाता है ताकि कोई सीटी ना बजाए, ये देश के लिए बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है। रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच एक भारतीय की मौत हो गई। गुजरात के रहने वाले 23 वर्षीय हेमिल मंगुकिया की मौत एक मिसाइल हमले में 21 फरवरी को हुई। सोमवार को हेमिल के अंतिम संस्कार बिना शव के होगा। हेमिल सूरत के पाटीदार इलाके वराछा के आनंद नगर वाडी के रहने वाले थे। हेमिल के पिता अश्विनी मंगुकिया कढ़ाई इकाई में काम करते हैं और काफी परेशान हैं। अश्विन ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, हम विनम्रता पूर्वक अपनी सरकार से रूसी अधिकारियों से बात करने और मेरे बेटे का शव उसके गृहनगर सूरत लाने का अनुरोध करते हैं। 21 फरवरी को उसका निधन हो गया। हमें यह भी पता नहीं कि उसका शव कहाँ है और ना ही हमारे पास अन्य लोगों का कोई कांटेक्ट है जिनसे हम संपर्क कर सकते हैं। हम असहाय हैं। अश्विन ने बताया कि हेमिल ने आखिरी बार उनसे 20 फरवरी को बात की थी। फिर 21 फरवरी को हेमिल की मौत हो गई।
हेमिल ने अपने पिता से बताया था कि वो ठीक है, लेकिन उसने अपनी नौकरी के बारे में खुलासा नहीं किया था। कुछ भारतीयों को नौकरी के नाम पर रूस ले जाने और फिर वहां की सेना में काम कराने के मामले सामने आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में विदेश मंत्रालय ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है, हमने रूसी सेना से रिहाई के लिए मदद मांगने वाले भारतीयों के संबंध में मीडिया में कुछ गलत रिपोर्टें देखी हैं। मॉस्को में भारतीय दूतावास के संज्ञान में लाए गए ऐसे हर मामले को रूसी अधिकारियों के साथ हमने दृढ़ता से उठाया है और मंत्रालय के ध्यान में लाए गए मामलों को नई दिल्ली में रूसी दूतावास के सामने उठाया है। इसके नतीजे में कई भारतीयों को छोड़ा जा चुका है। हम रूसी सेना से भारतीय नागरिकों की जल्द रिहाई के लिए रूसी अधिकारियों के साथ काम कर रहे हैं और यह हमारी प्राथमिकता भी है और प्रतिबद्धता भी है। बता दें, बीते सप्ताह खबर आई कि कुछ भारतीय युवाओं को रूस में नौकरी के नाम पर ले जाया गया और फिर उनसे वहां सेना में जबरन काम कराया जा रहा है। उनका दावा है कि एजेंटों ने उन्हें नौकरी के नाम पर बुलाया और फिर उनकी भर्ती रूसी सेना में करा दी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने सोमवार को राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। वो साल 2019 में अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए थे। वैभव गहलोत ने कहा कि अभी मुझे जानकारी मिली है कि मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास भी कर दिया गया है। राजस्थान क्रिकेट संघ के किसी भी पदाधिकारी या सदस्य ने मुझे चर्चा नहीं की, न ही किसी मुद्दे पर असहमति व्यक्त की, अन्यथा मैं पहले ही अपना इस्तीफा दे चुका होता। उन्होंने कहा कि अब मुझे टारगेट कर राजस्थान क्रिकेट संघ में अविश्वास का माहौल बनाने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। इससे प्रदेश में क्रिकेट का जो सकारात्मक माहौल बना है उसके खराब होने का भी अंदेशा हो गया है। वैभव ने कहा कि ऐसे में मेरे लिए ये असहनीय है कि राज्य में IPL मैचों में कोई संकट आए और क्रिकेट को नुकसान हो। इसलिए प्रदेश की क्रिकेट और क्रिकेट खिलाड़ियों को इस स्थिति से बचाने के लिए मैं राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद से स्वेच्छा से इस्तीफा देता हूँ। जाने माने सिंगर पंकज उधास का निधन हो गया है। उनके निधन की जानकारी उनकी बेटी नायाब ने सोशल मीडिया पर दी है। पंकज उधास पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। फिलिस्तीनी प्राधिकरण के प्रधानमंत्री मोहम्मद शतएह ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। कहा जा रहा है कि उन्होंने गजा में युद्ध के बाद नई सरकार का रास्ता साफ करने के लिए इस्तीफा दे दिया है। अमेरिका की ओर से फिलिस्तीनी प्राधिकरण में सुधार करने का दबाव बनाए जाने के बाद शतएह ने इस्तीफा दिया है। अमेरिका का कहना था कि युद्ध के बाद गजा में बेहतर प्रशासन के लिए प्राधिकरण के अंदर सुधार जरूरी है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को पंजाब का मुख्यमंत्री चुना गया है। 50 वर्षीय मरियम नवाज पंजाब की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी हैं। इसके साथ ही वो पाकिस्तान के इतिहास में किसी प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं। उनकी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग N पंजाब विधानसभा में सबसे अधिक सीटों वाली पार्टी बनकर उभरी है। किसी अन्य दल के समर्थन के बगैर भी सदन में इस पार्टी के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। इसलिए सोमवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री पद के चुनाव में मरियम नवाज को किसी तरह की उलझन का सामना नहीं करना पड़ा। भारत ने रांची टेस्ट में इंग्लैंड को 5 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 3-1 की अजय बढ़त हासिल कर ली है। भारत की ओर से शुभमन गिल 52 रन और ध्रुव जुरेल ने 39 रन बनाकर नाबाद रहे। इंग्लैंड ने भारत को जीत के लिए 192 रनों का टारगेट दिया था, जिसे टीम इंडिया ने 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। हालांकि एक समय भारत ने 120 रनों पर 5 विकेट गंवा दिए थे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।